नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार AK मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए हमारा जो जीके जीएस का महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है, जिसमें आज के इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 12 करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, ये क्लास आपका आने वाले जिस भी एग्जाम में आपका जीके जीएस पूछे जाएंगे, तो उनके लिए क्लास आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, जो कि आपको डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपको जो क्वेश्चन है आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि अपने दोस्त भी जो है इस क्लास का लाभ ले सकें। तो और हमारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ से अब जो है सारा क्लास को देख सकते हैं। तो आइए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। ये भी एक प्रकार का जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है, ये आपको बताना है। तो साथियों, सकल घरेलू उत्पाद में आपका कौन शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतिम माल की बिक्री जो है ये आपका सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। आइए इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करते हैं साथियों। देख सकते हैं क्या यहाँ पर आपका अंतिम माल की बिक्री सकल घरेलू उत्पाद में क्या है आपका शामिल है। और उसके बाद जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के अर्थव्यवस्था में से एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य या बाजार मूल्य है। क्या है, इसी को बोला जाता है जीडीपी या फिर सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी की गणना करते समय मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों। ये जो है इस परिभाषा को आपको समझना है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आगे क्या है, उत्पाद संरचना सापेक्ष कीमतों और आर्थिक गतिविधियों को बेहतर रिकॉर्डिंग को बदलने के लिए क्या है, इसका नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। किसको, ये सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है साथियों, ये आपको बताना है। जो पाइका है, पाइका आपको बताना है कि कौन सा भारतीय राज्य से संबंधित है, जो कि पारंपरिक क्या है, नृत्य से संबंधित है। तो पाइका हो जाएगा साथियों आपका झारखंड राज्य से संबंधित है, जो कि पारंपरिक एक क्या है, नृत्य है। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झारखंड से जुड़ा एक क्या है, पारंपरिक नृत्य है, क्या, ये पाइका। और आगे कहा जा रहा है कि पाइका नृत्य मुख्य रूप से मुंडा समुदाय द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पाइका सैनिकों का एक समूह था जिन्होंने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और आगे क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ मुंडा समुदाय के महान योद्धाओं का प्रतिनिधित्व भी करता है। आगे थोड़ा देख लेते हैं, ये केवल समुदाय पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि ये जो पाइका नृत्य है ये पुरुष समुदाय के द्वारा ये किया जाने वाला एक क्या है, प्रमुख नृत्य है। आइए अब झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि डोमकच, मर्दाना झूमिर, फिर जननी झूमिर, झुमता, लहुसा, फगुआ, छऊ, संताली, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण झारखंड का नृत्य है। आगे मध्य प्रदेश पर चलते साथियों। तो मध्य प्रदेश और उत्तराखंड का इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। गिद्दा जो है मध्य प्रदेश का है। मटकी, जावरा, खाड़ा नाच, सोला लारकी, ये मध्य प्रदेश से संबंधित नृत्य है। उत्तराखंड पर चलते हैं तो साथियों कजरी, गढ़वाली, झोरा और रासलीला, ये उत्तराखंड से संबंधित है। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग का सिक्किम पर चलते हैं। तो सिक्किम में क्या है, सिक्किम के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य जो है, जैसे सिंधी छम, डेंजोंग, खन्नेहा, गन्नेहा, फिर तासी, यांकू, चू फाट और याक छम, ये कुछ इस प्रकार से आप जो है महत्वपूर्ण नृत्य कुछ राज्य से संबंधित। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि ख्वांग किस राज्य का क्या है, पारंपरिक वाद्य यंत्र है, ये आपको बताना है। जो ख्वांग है, ये ख्वांग आपका
किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो साथियों ये क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम, जो कि मिजोरम राज्य का ख्वांग एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं जो ख्वांग है, ख्वांग किससे संबंधित है? ये मिजोरम राज्य से संबंधित है, हमने देख लिया। ख्वांग एक मिजो देसी वाद्य यंत्र है जिसका क्या सामाजिक और धार्मिक दोनों तरह से मिजो समुदाय में महत्वपूर्ण मूल्य है। किसका? ख्वांग का। इसका चित्र भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। ख्वांग दोनों समुदाय दोनों तरफ क्या है, जानवर की खाल से लिपटा हुआ एक खोखले पेड़ के बना होता है ये ख्वांग। आइए इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं जो ख्वांग है ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है ख्वांग का चित्र। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपका आसाम में क्या है, आसाम का वाद्य यंत्र गोगोना। ये गोगोना एक लोकप्रिय असमिया संगीत वाद्य यंत्र है, ये आप चित्र में देख सकते हैं, और बांस से बना होता है ये गोगोना। ठीक है, गोगोना असम से संबंधित है। अब झारखंड का सिंग यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड का जो सिंग है, सिंग झारखंड का पारंपरिक क्या है, वायु वाद्य यंत्र है साथियों। और सिंगा बांस और भैंस के सिंग से बना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो सिंगा होता है ये बांस और किससे, भैंस की सिंग से बना होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल का, जैसे कि देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या है, डोटारा। पश्चिम बंगाल और असम के लोक संगीत के विभिन्न विधाओं में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है डोटारा। यह कठोर लकड़ी जैसे नीम आदि से बना होता है। यह डोटारा पश्चिम बंगाल से संबंधित है, पश्चिम बंगाल और असम। आइए अब आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैश्विक क्या है, वैश्विक बैंक का प्रमुख बनने वाले पहले एशियाई कौन थे, ये आपको बताना है। तो वैश्विक बैंक का प्रमुख बनने वाले पहले एशियाई थे हमारे राणा तलवार हो जाएगा सही उत्तर, जो कि वैश्विक बैंक का प्रमुख बनने वाले पहले एशियाई थे। आइए अभी इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। ये आपका चित्र देख सकते हैं राणा तलवार का, इस प्रकार से है। और इनके बारे में अब डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। किसी वैश्विक बैंक के प्रमुख जो है पहले एशियाई कौन थे, राणा तलवार, जो कि 76 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया है। राणा तलवार किसी वैश्विक बैंक के विशेष रूप से क्या है, स्टैंडर्ड चार्टर के प्रमुख बनने वाले एशियाई के पहले क्या थे, व्यक्ति थे। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। आगे देख लेते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है साथियों। तो कर्नाटक राज्य में कौन सा जो स्मारक है स्थित है, आइए देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा गोल गुम्बद, जो है कहाँ स्थित है, गोल गुम्बद हमारा हो जाएगा सही उत्तर, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। और बड़ा इमाम कहाँ है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद कहाँ स्थित है, मकबरा जो है, ये जो गोल गुम्बद है यहाँ पर आदिल शाह का मकबरा है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है साथियों, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो गोल गुम्बद है कहाँ स्थित है, कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। यह मोहम्मद आदिल शाह द्वारा बनाया गया था और यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, चिनाई वाला गुम्बद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे कुछ देख लेते हैं। जैसे आदिल शाह से संबंध, बीजापुर के आदिल शाह जो शासन काल यहाँ पर दिया गया है, इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी बीजापुर का, और औरंगजेब ने मिला था, ऐसे औरंगजेब ने मिला लिया था। आगे कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। चार मीनार जो है, चार मीनार कहाँ साथियों, तो चार मीनार हमारा कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद और भारत के स्मारक और मस्जिद। और कुतुब मीनार कहाँ है, तो कुतुब मीनार हमने पहले बता दिया था आपका दिल्ली में है। और बड़ा इमाम, ये आपका कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बड़ा इमाम का परिसर जो है लखनऊ में स्थित है साथियों। ये 1784 ईस्वी में अवध के नवाब असफ उद दौला ने बनवाया था। किसको, ये बड़ा इमाम को असफ
उद्दौला ने बनवाया था। बड़ा इमाम को कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या साथियों, आइए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि अजीलामो लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है साथियों? तो अजीलामो लोक नृत्य जो है, आइए देख लेते हैं। तो अजीलामो लोक नृत्य जो हो जाएगा हमारा सही उत्तर साथियों आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आपका अजीलुमा, क्या आपका अजीलुमा लोक नृत्य, ये सही उत्तर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आइए अभी इस क्वेश्चन का भी डिटेल में देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि तवांग की मोनापा जनजाति द्वारा प्रस्तुत सबसे क्या है, सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली में से एक अजीलुमा, कहाँ? ये अजीलुमा जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तवांग की मोनापा जनजाति द्वारा एक प्रसिद्ध क्या है, लोक नृत्य है। संक्षिप्त में यह तिब्बती भाषा के हिंदुओं की क्या है, रामायण है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। आगे क्या है, इस नृत्य नाटिका के मुख्य पात्र 5 है। चलिए अब आगे चलते हैं साथियों। आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण सबसे लोकप्रिय नृत्य के बारे में देख लेते हैं। जैसे रोप्पी, हुरकानी, क्या है उसके आगे, पोनुंग, शेर और मयूर नृत्य, हुरकानी, बुइया। चलो ये कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। हमारे कुछ आगे भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि असम का क्या है, असम में बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आपका बिहू और बगरुम्बा असम में इम्पोर्टेंट है। और क्या है, झूमुर। और त्रिपुरा पर चलते हैं। तो त्रिपुरा में हमारा होजगिरी जो है, होजगिरी हमारा त्रिपुरा में इम्पोर्टेंट है। फिर कौन है आपका झूम भी आपका त्रिपुरा से संबंधित है। और सगराई, ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। और आपका इधर मोसाक और सुमानी भी। और ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट साथियों, गोरिया भी है हक भी है। तो त्रिपुरा में कुछ इम्पोर्टेंट जो हमने अभी टिक कराया, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है होजागिरी जो है त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। आगे मणिपुर में चलते हैं साथियों। मणिपुर में हमारा है रासलीला, पुंग चोलोम, ड्रम नृत्य। और यहाँ पर आगे देख लेते हैं जैसे थांगटा जो है मणिपुर से इम्पोर्टेंट है। सिमलाम, ये थांगटा सिमलाम और पुंग चोलोम रासलीला, ये मणिपुर राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है लोक नृत्य है। तो ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर अनटचेबल किताब किसने लिखी थी, ये आपको बताना है। तो अनटचेबल जो है, इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। किसको? ये अनटचेबल को। आइए भी इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मुल्क राज आनंद के द्वारा ये उपन्यास जो है अनटचेबल 1935 में यह प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास ने आनंद को भारत का क्या अग्रणी अंग्रेजी लेखक के रूप में क्या है प्रतिष्ठित किया है। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष आपका शुरू होती है, ये आपको बताना। तो स्वच्छ भारत जो मिशन है ग्रामीण का जो दूसरा चरण है, दूसरा जो चरण का शुरुआत हुआ था आपका कौन सा वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है। तो दूसरा चरण का शुरुआत हमारा स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन जो है ये 2020-21 जो हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का आपका शुरुआत हुआ था। आइए अब इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक स्वच्छता व्याप्ति प्राप्त करने के प्रयासों में तीव्रता लाने और संपूर्ण भारत में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना है। किसका? ये महत्वपूर्ण है। और ये जो है आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करी गई थी, ये 2 अक्टूबर 2014 को। और आगे देख लेते हैं, ये 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी की 150वीं
जयंती पर आपका भारतीय ग्रामीण इलाकों में 100 मिलियन से अधिक शौचालय का निर्माण करके स्वयं को खुले शौच मुक्त यानी कि ODF घोषित किया है। कब? ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर 2019 सभी गांव, ग्राम पंचायतों, जिला और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2 अक्टूबर 2019 तक जो है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती भारतीय ग्रामीण इलाकों को 100 मिलियन से अधिक शौचालय का निर्माण कराकर स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। ये भी आपको ध्यान रखना 2019। आइए कुछ इंपॉर्टेंट आगे भी देख लेते हैं, जैसे कि दूसरा चरण, सरकार ने प्लास्टिक अवशिष्टों प्रबंधन, जैव निम्नीकरणीय ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, घूसर जल प्रबंधन और मंड कीचड़ प्रबंधन पर ध्यान देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण जो है ये शुरू किया गया है। मिशन का उद्देश्य 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्य 6 के लक्ष्य 6.2 की और बढ़ना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है आइए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्तियों का निर्वाचन लोकसभा 2024 चुनाव के लिए सही नहीं है। ये आपको बताना है कि 2024 का जो हमारा लोकसभा चुनाव हुआ तो इसमें से जो क्षेत्र से संबंधित हमारा जो कैंडिडेट है वो कौन सही नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पवन सिंह अमेठी से संबंधित आपका नहीं है। ठीक है, आइए अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो गया हमारा पवन सिंह अमेठी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आइए उसके बाद आगे देख लेते हैं। जैसे पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC ने पश्चिम बंगाल के क्या है बहरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से जो है आपको सीट दिया गया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भारतीय एथलीट देवेंद्र झांझरिया को राजस्थान के चूरू लोकसभा क्षेत्र से BJP ने अपना उम्मीदवार बनाया था। किसको? ये देवेंद्र झांझरिया। ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्या है हमारा, तो अगला यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपका भोजपुरी गायक जो है पवन सिंह को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ आपका काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव 2024 में लड़ने के लिए निष्कासित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा क्या है ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था। ये आपको बताना है। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे साथियों, तो ये हो जाएगा हमारा विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। जैसे कि यहाँ पर एक्सरे का खोज किया था किसने, तो एक्सरे का खोज किया था 1901 में रॉन्टजेन के द्वारा यहाँ पर। तो इन्हें जो है पहली बार नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। अब आगे यहाँ पर विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2012 में मनाया गया था। पहला विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2012 से शुरू हुआ था। ठीक है, आइए अब कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर आगे देख लेते हैं। जैसे भारत में विश्व रेडियोग्राफी दिवस मध्य प्रदेश के क्या रेडियोग्राफर्स एसोसिएशन द्वारा मनाया जाता है और 1996 से मनाया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं साथियों। अगला हमारा क्या है आइए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि एक बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, ये आपको बताना है। तो बंद अर्थव्यवस्था जो है, तो साथियों बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा सही उत्तर, जिसमें ना तो आयात होगा ना ही निर्यात होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बंद अर्थव्यवस्था का एक बंद अर्थव्यवस्था हुआ है जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई क्या है व्यापारिक गतिविधियाँ ये नहीं होती है, ये बंद अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इसीलिए बंद अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, जिसका मतलब है कि कोई भी आयात देश में नहीं आता है और कोई भी निर्यात देश से बाहर नहीं जाता है, जिसको कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। आइए आगे देख लेते हैं साथियों, अगला क्या है, अगला कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर क्यों कोई वस्तु क्यों कोई वास्तविक बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, ये इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे बंद अर्थव्यवस्था को बनाए रखना आधुनिक समाज में मुश्किल है, क्योंकि कच्चे माल अंतिम माल के आदानों के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, कोई देशों में स्वाभाविक रूप से कच्चे माल नहीं होते हैं और इन संसाधनों को आयात करने के लिए मजबूर किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे कुछ बंद अर्थव्यवस्था के यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिडनी ओपेरा हाउस के शिल्पकार कौन थे, ये आपको बताना है। तो सिडनी जो ओपेरा हाउस है इसके शिल्पकार कौन थे साथियों, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो सिडनी के ओपेरा हाउस के शिल्पकार जो थे ये कौन थे, तो जॉन ओडजन जो है ये सिडनी के ओपेरा हाउस के डिजाइन करता था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हार्बर पर किसी मूर्ति जैसे घुमावदार इमारत के लिए उनकी दृष्टि आधुनिक शिल्प की घनाकार और आयताकार आकृति के साथ जो है मौलिक रूप से जुड़ी है। ठीक है, आइए अब आगे, सिडनी का ओपेरा हाउस एक बहुस्थलीय प्रदर्शन कला केंद्र है जो सिडनी साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ स्थित है, सिडनी का ओपेरा हाउस जो है ये साउथ वेस्ट में स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि इगास महोत्सव किस राज्य से संबंधित है साथियों, तो इगास महोत्सव जो है ये हमारा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। कौन, ये इगास महोत्सव। आइए तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। जो इगास महोत्सव है ये दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी दिवाली के नाम से जाना जाता है ये इगास महोत्सव। और अगला फैक्ट क्या है, ये 5 दिनों तक चलने वाला क्या है महोत्सव है जो नियमित दीपावली के बाद पहली अमावस्या से शुरू होती है। आगे चलते हैं साथियों, इसके बारे में अगला कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जा रहा है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका में भारत के स्थायी और परिचालन अनुसंधान केंद्र है, ये आपको बताना है। जो अंटार्कटिका जो है एक महाद्वीप, इसमें आपको बताना है कि भारत में जो स्थायी और परिचालन जो यानी कि फिक्स और परिचालन में जो है अनुसंधान केंद्र, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं साथियों। जो परिचालन में है भारतीय और मैत्री जो है ये अभी परिचालन में है स्थायी रूप से, और अंटार्कटिका में आज तक भारत का अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नामक 2 क्या है परिचालन अनुसंधान केंद्र ये मौजूद है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला क्या था, भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन था जो भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम का हिस्सा था, ये चालू नहीं है। जो हमारा जो दक्षिण गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री अब बंद हो चुका है, जो कि पहला हमारा अंटार्कटिका में क्या था एक बेस स्टेशन था पहला। आइए अब आगे देख लेते हैं साथियों, अगला हमारा क्या है, भारत अंटार्कटिका अभियान जो है ये कब शुरू हुआ था, तो आपको बताना है कि 1981 में शुरू हुआ था भारतीय अंटार्कटिका अभियान। पहली यात्रा जो है SZ कासिम के नेतृत्व में 21 वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों को दे रही एक टीम शामिल था। भारतीय और मैत्री जो है अब देख सकते हैं कि अंटार्कटिका में भारत के स्थायी और परिचालन अनुसंधान केंद्र अभी स्थित है अंटार्कटिका में। मैत्री और भारती जो कि दक्षिण गंगोत्री जो है अब वो क्या हो गया है, अब बंद अवस्था में है, यानी कि बंद हो चुका है।
आइए मैत्री के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैत्री का यहाँ पर बारे में बताया जा रहा है कि 1989 में जो है मैत्री अनुसंधान केंद्र 1989 में आपका समाप्त किया गया था और पहले स्टेशन दक्षिण गंगोत्री के बर्फ़ के दबने से कुछ समय पहले 1990 से 91 में छोड़ा गया था। मैत्री रिसर्च सेंटर के चट्टानी पहाड़ क्षेत्र जिसमें सिरमाकर ओएसिस कहा जाता है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे भारतीय अनुसंधान केंद्र के बारे में यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। यह भारत की तीसरी क्या है अंटार्कटिका अनुसंधान सुविधा है और मैत्री के साथ 2 सक्रिय भारतीय अनुसंधान केंद्रों में से एक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि महिला व्यवसाय और कानून, क्या बोला जा रहा है कि महिला व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, ये आपको बताना है कि महिला व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट जो है किसके द्वारा साथियों ये शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। महिला व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट जारी किया गया है विश्व बैंक समूह। आइए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व बैंक समूह के एक नए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में महिलाओं के लिए कानून अधिकार शुरुआती अनुमान से काफ़ी कम है। अतः यहाँ पर विकल्प 2 सही हो गया हमारा। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सबसे प्रबल विद्युत धनात्मक यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन है, ये आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो है विद्युत धनात्मक यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो तत्व हो जाएगा साथियों ये हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीजियम हो जाएगा सही उत्तर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सीजियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक क्या है तत्व यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बिंदु यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत धनात्मक समूह नीचे की ओर जाने से क्या होता है बढ़ता है और आवर्त में कम होता है, यानी कि लेफ्ट राइट ऐसे अगर जाएगा तो कम होता है और ऊपर से नीचे अगर आएगा तो क्या होगा आपका बढ़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सीजियम आवर्तसारणी के क्या है समूह यानी कि वर्ग 1 में क्षारीय धातु समूह का एक क्या है तत्व है सीजियम, और इसका जो परमाणु संख्या है कितना होता है यानी कि एटॉमिक संख्या नंबर 55 होता है। सीजियम यौगिकों के लिए सबसे आम उपयोग यानी कि ड्रिलिंग क्या है तरल पदार्थ के रूप में है। इसका विशेष जैसे ऑप्टिकल ग्लास बनाने के लिए, और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि सीजियम घड़ी यानी कि जिसको परमाणु घड़ी के रूप में किया जाता है उपयोग में। और सीजियम और फ्रांसियम सबसे कम विद्युत क्या है ऋणात्मक क्या है। सीजियम और फ्रांसियम जो है ये विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक विद्युत धनात्मक और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक कौन है? सीजियम और फ्रांसियम, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है कि फ्लोरीन सबसे अधिक क्या है विद्युत ऋणात्मक है फ्लोरीन, ये भी आपको ध्यान रखना। और जबकि सबसे कम विद्युत धनात्मक कौन है? फ्लोरीन। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? तो ये फ्लोरीन है। दोनों तरफ से आपको ध्यान रखना है। विद्युत धनात्मकता का बढ़ता क्रम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि लिथियम, मैग्नीशियम, पोटासियम और सीजियम। आइए अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है आइए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित पहला सैन्य संचार उपग्रह आपको बताना है। तो पहला संचार उपग्रह जो है इसरो के द्वारा जो विकसित किया गया था पहला संचार उपग्रह, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा साथियों? तो उसका नाम हो जाएगा हमारा सही उत्तर आपका ये देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा रुक्मणी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया है। जो भारतीय अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन रिसर्च इसरो के द्वारा विकसित पहला सैन्य उपग्रह, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रुक्मणी।
और पहला अगर पूछा जाता तो हमारा क्या हो जाता, पहला अगर पूछा जाता तो हमारा, अगर सैन्य नहीं बोल के अगर खाली उपग्रह अगर पूछा जाता तो हमारा हो जाता सही उत्तर आर्यभट्ट। आइए इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं रुक्मणी, इसे जी-सैट यानी कि जी-सैट 7 के नाम से भी जाना जाता है और इसे 30 अगस्त 2013 को लॉन्च किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, सैन्य उपग्रह है ये, पहला सैन्य संचार उपग्रह जिसे प्राथमिक उपयोगकर्ता भारतीय नौसेना की थी। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट आपका पहला क्या था, तो आर्यभट्ट आपका पहला उपग्रह था जो कि 1975 को क्या आपका लॉन्च किया गया था, यानी कि स्पेस में छोड़ा गया था। रोहिणी RS-1 के बारे में देख लेते हैं। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण था जो कि SLV-3 दूसरे प्रायोगिक परीक्षण यानी कि इन फ्लाइट प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है, रोहिणी RS-1। एप्पल के बारे में देख लेते हैं, तो यह पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह था, 1981 में लॉन्च किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 16वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था, ये आपको बताना है। तो भारत में 16वीं शताब्दी में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है वो किसने लाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों हमारा क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पुर्तगालियों के द्वारा पहली मशीनरी है आपका सही उत्तर। अब इसके बारे में देख सकते हैं, जैसे पुर्तगाली मिशनरी 16वीं शताब्दी के मध्य में गोवा के प्रिंटिंग प्रेस लाए थे। पुर्तगाली पादरियों ने कोंकणी सीखी और अनेक पुस्तकों का मुद्रण भी किया था। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि इन गांधी इरविन संधि में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई, ये आपको बताना है। तो गांधी इरविन का जो मध्यस्थ है उसका मुख्य भूमिका जो है किसके द्वारा निभाई गई थी, आइए देख लेते हैं। तो मुख्य भूमिका जो है आपका तेज बहादुर सप्रू के द्वारा गांधी इरविन का जो समझौता था उसका मुख्य भूमिका अदा करने वाला तेज बहादुर सप्रू थे। अब इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं, जैसे उन्होंने गांधी इरविन समझौता के एक मध्यस्थ भूमिका निभाई थी और गांधी इरविन समझौता नमक सत्याग्रह के अंत में से हुआ था और इन्हें पूना पैक्ट को समाप्त करने के लिए मध्यस्थ के रूप में भी काम किया। गांधी BR अम्बेडकर और ब्रिटिश सरकार के बीच एक समझौता पूना पैक्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ईरान की मुद्रा क्या है, ये आपको बताना है। तो साथियों ईरान का मुद्रा क्या है, ये आपका हो जाएगा रियाल हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि ईरान का मुद्रा है। आइए इसको बताना, आपको बताना है कि ईरान का जो राजधानी है वो कहाँ है, ये आपको बताना है। चलिए अब ईरान के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यानी कि आधिकारिक नाम क्या है। जमहूरी इस्लामी ये ईरानी यानी कि इस्लामी गणतंत्र ईरान, और यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रपति कौन है, मसूद पेजेश्कियान। राजधानी ये आपको तेहरान दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। और आधिकारिक भाषा फारसी है और आधिकारिक धर्म क्या है, तो आधिकारिक धर्म हो जाएगा इस्लाम धर्म। यहाँ पर आपका ईरान यहाँ पर मैप में दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इनसे सटे जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और सीरिया, उधर आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, कुवैत, कतर, ये कुछ जो है अगल बगल का देश आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, तो मार्च 2024 में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, ये आपको बताना है। तो मार्च 2024 में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं साथियों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लुइस मोंटेनेग्रो। आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा लुइस मोंटेनेग्रो जो है 2024 में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसके बारे में आपका पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है
बोला जा रहा है कि पेमा यांगस मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। जो पेमा यंग्स मठ जो है ये भारत का कौन सा राज्य में स्थित है, तो ये साथियों आगे देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम राज्य से संबंधित है आपका पेमा यंग्स मठ जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। आइए अब इसके बारे में डिटेल यहाँ पर दिया गया है। जैसे भारत का सिक्किम राज्य में स्थित है ये पेमा यांगत्से मठ, सिक्किम का दूसरा सबसे पुराना मठ है। कौन? ये पेमा यांगत्से मठ। राजधानी के बारे में जानते हैं तो ये कौन सा है? गंगटोक हो जाएगा, और इसका स्थापना 1705 में हुई थी। और मठ समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? 2085 मीटर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं। गंगटोक उसका राजधानी, और प्रेम सिंह तमंग जो है मुख्यमंत्री है, लक्ष्मण आचार्य जो है राज्यपाल है। अब आगे असम का राजधानी दिसपुर है, हिमंत बिस्वा शर्मा है मुख्यमंत्री, और मेघालय का शिलोंग हो जाएगा, कनराड संगमा मुख्यमंत्री। त्रिपुरा का अगरतला मुख्यमंत्री मानिक शाह है। चलिए अब आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो एलिस इन द वंडरलैंड नामक जो पुस्तक है इनके लेखक कौन हो जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुइस कैरोल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लुइस कैरोल जो है ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, जो कि एलिस इन वंडरलैंड नामक जो काल्पनिक उपन्यास है उनके लेखक लुइस कैरोल हो जाएगा सही उत्तर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है साथियों? आइए देख लेते हैं। जिसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक, प्रमुख शिक्षाविद और मोहिनी अट्टम प्रतिपादक कौन हो जाएगा? ये रेले हो जाएगी, यानी कि कनक रेले हो जाएगा सही उत्तर, जो कि प्रमुख क्या है? नृत्य शिक्षाविद और मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं कनक रेले को। आइए अब इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत की एक नृत्यांगना, नृत्य निर्देशक और विदुषी भी थी। उन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की और वर्तमान में उसका नेतृत्व भी करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे मोहिनी अट्टम के बारे में यहाँ पर, मोहिनी अट्टम एक भारतीय क्या है? शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस है, और केरल राज्य में विकसित किया गया था, इसे भी ध्यान रखना है। मोहिनी शब्द एक क्या है? ऐतिहासिक भनमाती और हिंदू भगवान विष्णु के अवतार है, अवतार को संदर्भित करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मोहिनी अट्टम जो है उसमें आपका कौन सा देवता को समर्पित करता है? तो वहाँ पर भगवान विष्णु के अवतार को जो है संदर्भित किया जाता है ये मोहिनी में। और अपनी स्त्री क्षमताओं का उपयोग करके जो बुराई पर अच्छाई की सहायता करता है मोहिनी अट्टम नृत्य को जन्म देता है। यह नृत्य जो शास्त्र में वर्णित नृत्य यहाँ पर नाजुक कामुक रूप से आवेशित और स्त्री लास्य रूप का पालन करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कठोर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिला आमतौर पर इसे अकेले ही करती है, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अकबर की शासन सभा यानी कि सिंहासन कहाँ थी, ये आपको बताना है। तो अकबर की शासन सभा सिंहासन जो है वो कहाँ थी साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा में थी जो अकबर की शासन सभा सिंहासन, ठीक है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अकबर की शासन जो गद्दी थी कहाँ थी? आगरा में थी, हमने देख लिया। पूरा नाम जो है अबू अल फत जलाल उद्दीन महमूद अकबर के नाम से जाना जाता है, ये खतरनाक नाम है। पूरा नाम यहाँ से देख सकते हैं, अबू अल फतह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से भारत में मुग़ल सम्राटों में सबसे महान सम्राट के रूप में जाने जाते हैं ये अकबर। इसका कार्यकाल के बारे में देख लेते हैं। तो 1556 से लेकर 1605 तक जो है शासन किया था, और साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए अकबर ने अपने दायरे की गैर मुस्लिम जनसंख्या की वफादारी
जीतने वाले कार्यक्रमों को अपनाया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं साथियों। तो आगे यहाँ पर जन्म देखा जाए तो 1542 में हुआ था। अमरकोट कहाँ? पाकिस्तान में। और जो है 1605 में उसका निधन हो गया। मुगल वंश से संबंधित है और पिता का नाम हुमायूं और पुत्र का नाम जहांगीर था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था। तो सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था साथियों? तो इसका मूल नाम था आपका निजाम खां। मूल नाम था सिकंदर लोदी का, मूल नाम निजाम खान था। आइए अब सिकंदर लोदी का मूल नाम हमने देख लिया। सिकंदर लोदी जो है आपका लोदी वंश का क्या था? ये लोदी वंश का शासक था, 2 नंबर पॉइंट में है। और उसके बाद आगरा शहर की स्थापना भी किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया था। और उन्होंने दिल्ली से आगरा को स्थानांतरित किया था, आपका जो राजधानी है। उगुल खां या जैन खां मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन के नाम थे। ये कुछ उगुल खान और जैना खान मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन के नाम थे। और फरीद शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना। फरीद खां किसका नाम था? तो शेरशाह सूरी का नाम था फरीद खां। जैना खान मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था उलुग खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है साथियों? तो भारत में जो हिंदू पंचांग के अनुसार हमारा रक्षाबंधन जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा पूर्णिमा श्रावण मास में मनाया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा सही उत्तर, जो कि पूर्णिमा, श्रावण के पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्या? ये रक्षाबंधन। रक्षाबंधन या राखी का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। यह श्रावण मास के दौरान यह मनाया जाने वाला हिंदू का त्यौहार है। आगे देख लेते हैं भाइयों की कलाई पर मोहक धागा ताबीज। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि मौसम और उससे संबंधित जो महोत्सव है उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जैसे शीत ऋतु में मनाया जाने वाला तालसन समारोह, सरस्वती पूजा, हॉर्नबिल जो नागालैंड में मनाया जाने वाला प्रमुख है, चुम्फा महोत्सव, लुम्नी महोत्सव और नागौर महोत्सव जो है ये शीत ऋतु में मनाया जाता है। तानसेन, सरस्वती, हॉर्नबिल, चुम्फा, लुम्बिनी, नागौर। ग्रीष्म ऋतु पर चलते हैं तो शिमला ग्रीष्म हेमिस कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख मनाया जाने वाला त्यौहार है। और मित्सु बैसाखी, बुद्ध पूर्णिमा, ये कुछ आपका ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाने वाला प्रमुख जो है महोत्सव है। आगे बसंत ऋतु पर चलते हैं साथियों। तो बसंत ऋतु में कौन कौन सा उत्सव जो है मनाया जाता है? तो बसंत पंचमी मनाया जाता है, खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, माइको महोत्सव और मोपिन महोत्सव जो है बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला प्रमुख कुछ त्योहार हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गूगल सर्च इंजन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ये आपको बताना। तो गूगल का जो सर्च इंजन है ये कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1998 को, यानी कि 1998 को जो है ये गूगल सर्च इंजन को आपका क्या किया गया था? आपका शुरू किया गया था। तो आइए अब आगे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि गूगल की कहानी 1995 से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लॉरी पेज और सर्गेई ब्रिन के साथ शुरू किया गया था। और 1998 में गूगल को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। दुनिया भर में 70% से अधिक जो ऑनलाइन खोज अनुरोधों को गूगल द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। वर्तमान में सुंदर पिचाई आपका सीईओ है और गूगल द्वारा विकसित जो है ब्राउज़र क्रोम है। तो इस प्रकार से साथियों आज का हमारा जो क्लास है आपको यहीं पर समाप्त होता है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्लास अगर पसंद आया तो एक लाइक भी करते जाइए और अपने साथी को शेयर भी करते जाइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और लगातार जो है आपको क्लासेस डेली बेसिस पर आपको इस चैनल के माध्यम से हमारे एक मैग्नेट क्लासेस के माध्यम से आपको डेली रेगुलर बेसिस पर क्लास मिलती रहेगी। तो साथियों हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। तो चलिए अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं साथियों क्लासेस में। धन्यवाद।